हेलो गाइस एंड वेलकम टू दी पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच डे 4 जो कि काफ़ी ज़्यादा मूविंग डे था। डे 3 होना चाहिए था मूविंग डे बट हुआ है डे 4 क्योंकि हमें शतकवीर मिले। 5 शतक लगा चुके हैं इंडियन बैट्समैन, जिसमें तो 2 ऋषभ पंत लगा चुके हैं, एक केएल राहुल, एक यशस्वी जायसवाल और एक आया शुभमन गिल से। 5 शतक आए। साथ ही साथ दूसरी बार टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता हुआ नजर आया। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ पे मैच खड़ा है उसकी बात करेंगे, क्या क्या क्रूशल पॉइंट्स थे, कहाँ क्या गलती किया दोनों टीमों ने, क्या क्या पॉजिटिव था दोनों टीमों का, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप सभी के कमेंट लेने के लिए भी मैं यहाँ पे रेडियो कमेंट सेक्शन ओपन है मेरा। आपके जो भी सवाल है आप वो पूछ सकते हैं, जो भी पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहते हैं वो सब आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैं साथ ही साथ इन सब चीज़ों पे भी नजरें बनाए रखूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं इस मैच के पोस्ट मैच एनालिसिस का, मैच सेंटर लाइव का, जहाँ बात करेंगे क्लासिकल केएल राहुल की बल्लेबाजी की, ऋषभ पंत के 8वें शतक की, एंड देन उसके बाद ब्रेंडन कार्स और जॉश टंग की गेंदबाजी की, जिनने बहुत अच्छी तरीके से कम करवा दिया है इंग्लैंड का इस टेस्ट मैच में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट से देखते हैं क्या कुछ घटा है दिन के खेल में और क्या कुछ न्यूज़ आई थी तीसरा दिन समाप्त होने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तीसरे दिन का खेल कहाँ खत्म हुआ था? 28.5 ओवर्स पे खत्म हुआ था। एक बॉल बची थी शोएब बशीर की और वहाँ पे बारिश आने की वजह से मैच को रोक दिया गया था। तो आप पहली मैच देख सकते हैं जहाँ पे बेन स्टोक्स मैच शुरू होने से पहले ही ग्राउंड पे आ चुके थे, वेदर को देख रहे थे, ऊपर आसमान में देखते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था पिच एंड कंडीशंस ग्राउंड पे नहीं ऊपर देख के पता चलती है इंग्लैंड में, क्योंकि अगर ओवरकास्ट कंडीशन है तो बैटिंग ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाती है, धूप निकली रहती है तो बैटिंग आसान हो जाती है। भले ही पिच कितनी भी हरी हो, कितनी भी सूखी हो, कितने भी क्रैक हो, बल्लेबाजी चलती है वेदर के हिसाब से इंग्लैंड में। तो ये पहली न्यूज़ थी जो कि देखने को मिली थी हमें बेन स्टोक्स की, जो कि 3 बजे से ही बाहर थे और टीम प्रैक्टिस कर रही थी, बट ये कुछ तो अलग ही ध्यान दे रहे थे, कुछ अलग ही कंसंट्रेशन मोड में नजर आ रहे थे बेन स्टोक्स। उसके बाद बात करेंगे 3 दिन के हाल का, तो क्या हुआ था? तो पहले दिन पहला सेशन ड्रॉ था, उसके बाद दोनों सेशन इंडिया ने जीते थे। दूसरे दिन तीनों सेशन इंग्लैंड के नाम गए थे। तीसरा सेशन में जो पहला सेशन था तीसरे दिन का वो शेड था, दूसरा इंडिया ने जीता, तीसरा शेड हो चुका था। और चौथे दिन की बात करेंगे तो पहला सेशन मेरे हिसाब से तो शेड होना चाहिए था बट वो इंग्लैंड को दिया गया। दूसरा सेशन पूरा इंडिया के नाम था क्योंकि लगभग 200 रन की पार्टनरशिप हुई थी ऋषभ पंत और केएल राहुल की। और तीसरा सेशन अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे तो पूरी तरीके से इंग्लैंड के फेवर में गया है, क्योंकि फिर से 5 विकेट गिरा के इंडिया को ऑल आउट किया और 6 ओवर में 21 रन बना चुकी है इंग्लैंड की टीम। और तीसरी सबसे लविंग फोटो जो देखने को मिलेगी वो है आपको अंगद की, जिनके हाथ में वो बॉल दिख रही है जहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की पहली इनिंग में 5 विकेट का हॉल लिया था। तो अंगद के हाथ में आपको वो बॉल दिख रही है, अंगद बुमराह के हाथ में आपको गेंद दिख रही है। और संजना गणेशन ने ये ट्वीट इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था फोटो, तो ये मोस्ट लाइक फोटो थी दिन की जो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। तो चलिए इसी खुशी के साथ बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं क्या कुछ घटा है चौथे दिन के खेल में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी केएल राहुल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे। केएल राहुल शतक के पास थे, शुभमन गिल 6 रन पे खेल रहे थे। हमें उम्मीद थी कि अच्छी स्कोरिंग होगी, अच्छे रन गति से बल्लेबाजी होने वाली है, बट होता क्या है, कमेंट्री बॉक्स में भी चल रहा होता है कि भाई इकलौते विराट कोहली ऐसे प्लेयर है जिनने फॉरेन सॉइल पे दोनों इनिंग में 100 लगाया है। तो 6-7 रन पे ही उम्मीद लगा दी हमने कि शुभमन गिल शतक मारेंगे। और उसके बाद आती है कार्स की खतरनाक बॉलिंग, इतनी तगड़ी बॉल, हाइटेड बॉल थी, इनसाइड एज लगता है, शुभमन गिल 6 रन पर आउट हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा झटका लगता है टीम इंडिया को, क्योंकि एज अ कैप्टन अगर आपका कैप्टन कभी भी आउट होता है ना तो टीम प्रेशर पे जाती है। तो मैंने शायद 6 बोल दिया बट 8 रन पे आउट हो गए शुभमन गिल, जो कि अर्ली विकेट गिर गया था और कम हो सकता था इंग्लैंड का, क्योंकि अर्ली ऑन विकेट मिले थे। दूसरा तीसरा ही ओवर था दिन का जहाँ विकेट मिल गए। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गेम बदलता है, ऋषभ पंत आते हैं बैटिंग करने के लिए और बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है केएल राहुल पे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में 47 अच्छे बना करके खेल रहे थे, फिर 47 पे आते हैं, 47 पे इनका भी कैच छूटता है गली में हैरी ब्रूक से और वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि 50 बनती है केएल राहुल की, जो कि वेल डिजर्व 50 होती है, क्योंकि बहुत मेहनत की है, जुझारू पारी दिखाई, एकदम टिपिकल क्लासिकल टेस्ट इनिंग देखने को मिली यहाँ पे पहले केएल राहुल से। और साथ ही साथ ऋषभ पंत बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेड नजर आ रहे थे। और ऋषभ पंत का भाई योगा डे तो अभी तक खत्म नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आप देखो उनको कैसे आगे बढ़ के स्ट्रेच करके बॉल को लेफ्ट कर रहे हैं, ये कौन सा है भाई? ऐसी तो बॉल लेफ्ट सौरव गांगुली भी नहीं करते थे स्पिनर को, ये पेसर को करते हुए नजर आ रहे हैं ऋषभ पंत। तो आप सोचिए, जो स्पाइडरमैन वाला हाल है ऋषभ पंत का वो यहाँ पे देखने को मिला। थोड़े फनी कैरेक्टर ज़रूर है बट एक्स फैक्टर प्लेयर है भाई हमारे पास। 8 शतक लगाने वाला इकलौता विकेट कीपर बैट्समैन है और अपने आप से बात करते हुए नजर आ रहे थे। विद द विंड मारने का ट्राई कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, इस बॉल को सीधा भी मार सकता था, अपने से बात कर रहे थे। कभी केएल राहुल से पूछ रहे थे कि कौन सी लाइन की बॉल मैंने छोड़ी है, सीधा खेल रहा हूँ, इधर से खेल रहा हूँ, पीछे मारूंगा, सीधा मारूंगा, छक्का मारूंगा, डबल लेना है, सिंगल लेना है, सब चीज़ का डिस्कशन कर रहे थे वो केएल राहुल से। केएल राहुल थोड़े सॉफ्ट स्पोकन है तो उनकी आवाज़ कम सुनाई दे रही थी माइक पे, बट ऋषभ पंत जब अपने से बात कर रहे थे, जब उनको बॉल लग रही थी, जब वो केएल राहुल को कुछ सजेशन दे रहे थे या फिर कुछ सजेशन मांग रहे थे, वो क्लियरली सुनाई दे रहा था स्टंप माइक पे। तो ऐसा कुछ होता है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है और बहुत ही लविंगली पर्सनैलिटी हम जानते हैं ऋषभ पंत को, जो कि टेस्ट मैच आते ही एक अपना अलग ही रूप इख्तियार करते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बताया केएल राहुल के कैचेस छूटने का सिलसिला, हैरी ब्रूक भाई खुद 99 पे आउट हुए थे, इनके भी कैचेस छूटे थे, इनने भी गिफ्ट में कैचेस छोड़ दिए। और जैसे ही इनने कैच छोड़ा,
कैमरे पे दिखाया गया यशस्वी जायसवाल को, जिनने 3 कैचेस छोड़े थे, एक जडेजा ने छोड़ा है, बहुत कैचेस छूटे पूरे टेस्ट मैच में। तो जब हैरी ब्रूक का जैसे ही कैच छूटा, हैरी ब्रूक से जैसे कैच छूटा, वैसे ही जायसवाल को दिखाया गया ड्रेसिंग रूम में और फोकस किया गया उन पे कि उनने भी कैच छोड़ा था, ब्रूक ने भी कैच छोड़ दिया है। उसके बाद क्या होती है, 100 रन की पार्टनरशिप हो जाती है केएल राहुल और ऋषभ पंत की, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जाती है टीम इंडिया, क्योंकि कल का दिन का खेल खत्म हुआ था। तो हमने सोचा था कुछ नहीं तो भाई 250-300 रन बनाओ, और 250 बहुत करीब आ गए थे जैसे इन दोनों की 100 रन की पार्टनरशिप हुई थी। केएल राहुल को भी बहुत ब्लोज लगे थे, कभी कमर पे बॉल आके लग रही है, कभी इंसडे जाके इनर थाई पे लग रही है, कभी पेट पे बॉल लग रही है, कभी एल्बो पे आके बॉल लग रही है। तो इंजरी कंसर्न नहीं बोलूँगा, बट ब्लोज बहुत ज़्यादा लगे, बहुत तगड़ी बॉल डल रही थी। बीच में ऐसी भी समय आया था जब शतक के करीब आ गए थे केएल राहुल, जस्ट 50 कंप्लीट करने वाले थे ऋषभ पंत, तो थोड़ा मैच स्लो डाउन हो गया था और केएल राहुल ने वैसे ही टाइम लिया, बट ऋषभ पंत टाइम ले रहे थे तो इंग्लैंड को मौका मिल गया फटाफट से ओवर डालने का, और वही करते हुए नजर आई इंग्लैंड की टीम। फटाफट से ओवर डाले, लगभग 15 ओवर में बहुत कम रन आए थे, तो ये बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला था, जहाँ पे पहले सेशन में बहुत धीरे गति से रन बने थे, सिर्फ 69 रन बने थे पहले सेशन में। उसके बाद न्यूज़ आती है, बहुत तगड़ी न्यूज़ आती है कि भाई जोफ्रा आर्चर काउंटी क्रिकेट खेलना शुरू कर चुके हैं। ये भले ही टेस्ट मैच से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, बट ये बहुत बड़ा अपडेट है। मैं आपको कल ही बता रहा था कि इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी बुमराह के बारे में बता के कि वो 5 में से 3 ही टेस्ट मैचेस खेलेंगे, पहला, तीसरा, पाँचवा। तो अब दूसरा और चौथे में आप क्या करने वाले हो? इंग्लैंड उसी के हिसाब से प्लानिंग करेगा, उतनी ही हरी पिच बना देगा। आपकी बैटिंग और कमज़ोर हो सकती है अगर आप हरी पिच बन गई तो, और बॉलिंग कमज़ोर हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगर बुमराह नहीं रहेंगे तो ये सब हमने कल डिस्कस किया था। बट इंग्लैंड अपनी ताकत की ओर जा चुका है, उनके पास गस किंगस्टन के रूप में एक बहुत अच्छे पेसर ऑलरेडी अवेलेबल है। रीस टोपली भी टेस्ट मैच में डेब्यू कर सकते हैं उनके लिए सीरीज़ में, और जोफ्रा आर्चर को तैयार करना शुरू कर दिया है इंग्लैंड ने। तो एक और पत्ता है जो कि खुल सकता है सेकंड या थर्ड टेस्ट मैच में इंग्लैंड की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो आप सभी को बतानी थी, क्योंकि ये बहुत वायरल हुई थी जैसे ही जोफ्रा आर्चर को बैटिंग और बॉलिंग करते हुए देखा गया काउंटी क्रिकेट के मैच में। उसके बाद क्या होता है, ऋषभ पंत हाफ सेंचुरी लगाते हैं, क्लासिकल इनिंग खेलते हैं, जब मारना है तो मारते हैं, जब रोकना है तो रोकते हैं, बट वही जानते हैं कि वो मारने वाले हैं, रोकने वाले हैं। बॉलर कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अब पंत क्या करेंगे, क्या सॉलिड डिफेंस करेंगे या सॉलिड धमाका छक्का मारेंगे, कोई कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और ऋषभ पंत फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, और जो बात हुई थी सुनील गावस्कर ने जो उनको बोला था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, उसको बदल दिया उन्होंने सुपर्ब 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 ने। जो पारी खेलते हुए आ रहे ऋषभ पंत, और एक्स फैक्टर प्लेयर ऐसे ही नहीं बोला जाता भाई। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, पहले बात कर लेते चलिए ऋषभ पंत की हाफ सेंचुरी हुई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि क्लासिकल इनिंग खेल के आ रहे हैं, मज़ेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, एंटरटेनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो टेस्ट मैच को और भी रोमांचक बना रहे हैं। तो ये बात तो है ही, बट मैंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑलरेडी बहुत पहले कि कोई जो प्रॉपर T20 प्लेयर है ना, वो कभी भी टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकता। इसके बेस्ट 2 एग्जाम्पल है सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया, 2-3 शतक अच्छे भी मारे, 2-3 बार 70, 90, 80 में बहुत बार आउट हुए, बट प्रॉपर T20 क्रिकेटर कभी भी टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकता, क्योंकि उनके पास वो समय व्यतीत करने वाला गेम नहीं है, स्लो डाउन करने का गेम नहीं है, सिर्फ अटैकिंग आता है। बट उसी जगह पे ऋषभ पंत भी है जो टेस्ट, T20, वनडे तीनों फॉर्मेट एकदम सेम लेवल पे खेलते हैं, जहाँ पे जो मोड एक्टिवेट करना है उनका मोड वही एक्टिवेट होता है, इसीलिए इनको ये एक्सेप्शनल प्लेयर बनाते हैं। मैं वही बोलता हूँ, 3 फॉर्मेट प्लेयर बनना बहुत बड़ी बात होती है। विराट, रोहित शर्मा का नाम ऐसे ही बड़ा नहीं हुआ, 3 फॉर्मेट प्लेयर बनना बहुत ज़रूरी है, जो कि अब केएल राहुल भी करके दिखा रहे हैं। धीरे धीरे हम चाहेंगे कि ऐसे और भी प्लेयर आए, क्योंकि आप ज़रूर चाहते हैं कि कुछ डिफरेंस रहे आपके तीनों टीमों में, बट कोर ना बदले। ऐसा ना हो कि पूरी ही नई टीम है तीनों की, तीनों फॉर्मेट की, कुछ 4 से 5 ऐसे कोर प्लेयर होने चाहिए जो तीनों फॉर्मेट खेलते रहे। तो उसके लिए ऋषभ पंत इज़ द आइडियल ऑप्शन, जिसमें शुभमन गिल भी होंगे थोड़े सालों बाद, जहाँ पे तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। शुभमन गिल की T20 में जगह नहीं बन रही है, बट हम चाहेंगे कि 3 से 4 प्लेयर ऐसे हों जो तीनों फॉर्मेट खेलें और हमेशा अवेलेबल रहे। बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया क्या हो सकता है BCCI और टीम इंडिया का गेम प्लान। बात करते हैं उसके बाद कमाल लाजवाब राहुल की 50 बनाते हैं ऋषभ पंत, कुछ समय बाद शतक आ जाता है केएल राहुल का। 137 की पारी खेल करके गए, और जब केएल राहुल खेल रहे होते हैं तो उसी के साथ साथ ऋषभ पंत का भी शतक आता है। सब सोच रहे थे वो गुलाटी मारते हुए नजर आएंगे, समरसॉल्ट मारते हुए नजर आएंगे, बट डेले अली का सेलिब्रेशन करते हुए नजर आए वहाँ पे ऋषभ पंत। 8वां शतक लगा चुके हैं और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया था वहाँ पे। फिर से सुनील गावस्कर ने वो उनको इशारा करके बता रहे थे एक और बार वो फ्लिप मार दो जो आपने पहले इनिंग में मारी थी, और बन गए पहले विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम इंडिया जिन्हें दोनों पारियों में शतक लगाया, और टीम इंडिया की तरफ से 5वां शतक लगाने वाले प्लेयर बन गए एक ही टेस्ट मैच में, जहां 5 शतक आ चुके हैं। और अगर आप पिछले 5 से 7 इंग्लैंड दौरे देख लें या फिर कोई भी फॉरेन टूर देख लें, सेना कंट्रीज़ में या फिर कहीं पे भी, कभी भी 5 शतक नहीं लगाए हैं टीम इंडिया ने। पूरी सीरीज़ खत्म हो जाती है 4 से 5 टेस्ट मैचेस की, तब जाके 4 शतक लगते हैं। यहाँ पे पहले ही मैच में लग चुके हैं 5 शतक, और यही फाइनल है, 5 शतक लग चुके हैं। और मैं अभी बता रहा हूँ, प्लेयर ऑफ द मैच चाहे ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो या इंडिया जीते, ऋषभ पंत होने वाले, क्योंकि भाई आसान नहीं होता 250 रन बनाना एक टेस्ट मैच में, जो कि ऋषभ पंत बना चुके हैं। भले 5 या 6 या 7 विकेट ले जाए बुमराह, बट 250 रन इंग्लैंड की पिच पे बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके साथ एक और रिकॉर्ड की बात करना मैं चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
जहाँ पे जो रूट ने 210 कैचेस ले चुके हैं टेस्ट मैचेस में और राहुल द्रविड़ की बराबरी कर ली है 210 कैच लेकर के। और वो बहुत तगड़ा ऐश निकला था शार्दुल ठाकुर का, जो कि कैच लेके जो रूट ने ये कीर्तिमान हासिल किया, जो कि आप सभी के साथ डिस्कस करना था। उसके बाद क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा निराशा दी, जो कि थी पहली इनिंग में जो हाल हुआ था। दिन का खेल खत्म होने के बाद हम सोच रहे थे कि कहाँ 550 तक पहुँच सकती है, 600 तक पहुँच सकती है टीम इंडिया। और का रीज़न क्या था, शुभमन गिल शतक बना करके खेल रहे थे पहली इनिंग में, हमें उम्मीद थी कि वो लंबा खेल जाएंगे। उस टाइम भी ऋषभ पंत थे और ऐसा होता नहीं है, फटाफट से टीम इंडिया 471 पे ऑल आउट हो जाती है। आखिरी के 7 विकेट 42 रन पे गिरे थे पहली पारी में। सेम होता है सेकंड इनिंग में, हम सोचते हैं 400 बनेंगे, 450 तो पक्का बनेंगे, बट होता क्या है 364 पे टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है। 333 पे 7 विकेट थे, फटाफट से विकेट गिर गए। 333 पे 5 विकेट था अगर मैं टू बी प्रिसाइज, जहाँ करुण नायर 20 रन जरूर बनाते हैं, बट शार्दुल ठाकुर सिंगल डिजिट में आउट होते हैं। जडेजा भले आखिरी विकेट होते हैं, 25 रन वो बनाते हैं, उसके अलावा किसी से रन नहीं बनते हैं। और टॉप हैवी जो टीम बोली जा रही है वही नज़र आ रही है। इसमें एक और चीज़ मैं अगर ऐड कर दूँ तो इंडिया लकी है कि वो इसी टेस्ट मैच में हो गया। आप वही सोचो, 100 पे 1 हो, 150 पे 7 हो गए, 170 पे ऑल आउट हो गए, तब क्या होगा। तो ये जो डाउनफॉल हो रहा है, जो बहुत जल्दी डाउनफॉल हो जा रहा है, बहुत जल्दी विकेट गिर जा रहे हैं और बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा मिडिल ऑर्डर और लो मिडिल ऑर्डर से, वो अभी दुख नहीं देगा। वो दुख कब देगा, जब हम मैच देख रहे होंगे 120 पे 1 विकेट और 200 पे ऑल आउट, तब हमें निराशा हाथ लगेगी कि भाई ये क्या होगा, इतनी जल्दी फॉल ऑफ विकेट कहाँ होता है। वो हो सकता है वहाँ पे। तो इंग्लैंड का दौरा अभी बहुत बड़ा है, आपकी एक पारी ख़राब होती है ना तो आपको इस पूरा टूर बहुत बड़ा लगने लगता है कि भाई ये टूर कब खत्म होगा। जब अच्छा चल रहा होता है तो सब अच्छा लगता है, बट ख़राब समय भी आएगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा टीम इंडिया को। तो यहाँ पे भी डाउनफॉल देखने को मिला। 0 पे पहले पारी में करुण नायर आउट हुए, दूसरे पारी में 20 रन पर आउट हो गए। उसके बाद अगर आप देखें शार्दुल ठाकुर फिर से 4 ही रन बना पाए। सिराज को वो बॉल लगी ज़रूर थी, उनकी उंगली दब गई थी बैट और बॉल के बीच में। और 0 पे आउट होते हैं जसप्रीत बुमराह। प्रसिद्ध कृष्णा भी 0 पे आउट होते हैं, बट वो कुछ समय तक जाडेजा का साथ देते हैं। बट वहाँ पे जॉश बहुत अच्छा ओवर डाल के जाते हैं, एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर के जाते हैं। हो सकता था इसी ओवर में इंडिया ऑल आउट हो जाए, बट वो लास्ट की 2 बॉल बहुत आराम से खेल गए प्रसिद्ध कृष्णा, और उसके बदौलत 20-25 रन टीम इंडिया और बना पाई, जिससे फाइट हो सकती है। तो टीम इंडिया ऑल आउट हो गई 364 पे, 370 की लीड ली, 371 का टारगेट दिया है इंग्लैंड को। और ये 2 से 4 चीज़ें थी जो आपको इंडिया की इनिंग के बारे में शेयर करनी थी। यहाँ पे मैं थोड़े बहुत कमेंट सेक्शन में कमेंट देख लूँ तो 5 शतक की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, साथ ही साथ बात हो रही है बेन स्टोक्स की। यस, इट इज़ करेक्ट। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के जसप्रीत बुमराह मतलब क्रूशल प्लेयर है, उनको वो 5 टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं, तो इसलिए वो कम बॉलिंग कर रहे हैं भाई, थोड़ा टैक्टिकल सोचते हैं वो। तो वो चाहते हैं अपने आप को मैच रेडी रखना, तो वो सिर्फ बैटिंग में कंट्रीब्यूशन करेंगे और रेस्ट करेंगे अभी, और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे सेकंड टेस्ट मैच के लिए। इसीलिए उन्होंने कंजर्वेटिव सोच के साथ बॉलिंग किया है यहाँ पे। और अब बहुत कम ओवर आपने देखा होगा, नई बॉल आने के बाद भी उन्होंने ओवर नहीं डाले थे, तो वो एक बहुत अच्छा जजमेंट है जो आप सही बोल रहे हैं। बट उसके बाद यहाँ से 2 से 3 पॉइंट और रेज हो रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। वो ये था 370 में और 400 में क्या फ़र्क है। एक स्कोरबोर्ड प्रेशर का फ़र्क पड़ता है और दूसरा साइकोलॉजिकल एडवांटेज। अगर इंडिया 400 रन बनाती, साइकोलॉजिकल एडवांटेज था टीम इंडिया के पास कि 400 का आंकड़ा है, इंग्लैंड ने सक्सेसफुल रन चेज़ किया है 378 का, तो आप सोचते भाई हमने फिर भी 22 रन ज़्यादा बना दिए हैं उनके सक्सेसफुल रन से, तो वो माइंडसेट बदल जाता। बट अभी क्या हो गया, अगर आप 400 बनाते, हो सकता था आज इंग्लैंड बैटिंग ही नहीं करता, कल जाके पहले सेशन से बैटिंग करता, कुछ भी होता। 400 रन बनने के बाद इंग्लैंड की फटी पड़ी रहती, क्योंकि भाई 90 ओवर एक दिन में होने होते हैं। अगर आप 4 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हो तो आप कम से कम 80, 82, 84, 86 मैक्सिमम ओवर डालने का ट्राई करेंगे दिन में। तो 400 पहुँचने तक आपको नेट रन, अपना रन रेट मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर मान लो 400 का बनाना है आपको, टोटल 80 ओवर का गेम है, तो आपको कुछ नहीं तो 4.5 का रन रेट बनाना पड़ेगा 400 पहुंचने के लिए। 4.5 से 5 का रन रेट बनाया, तभी आप जाके 80, 85, 86 ओवर में जाके 400 रन बनाएंगे। तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है इंडिया के पास, प्लस एक रन गति थी जो मेंटेन करनी पड़ती है इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए। बट अभी क्या हो गया, 6 ओवर ऑलरेडी इंग्लैंड खेल चुका है, 21 रन ऑलरेडी इंग्लैंड बना चुका है, जो कि आपको आगे चलते हुए बता दूँ तो वहाँ भी टाइम वेस्ट करते हुए नजर आए बेन डकेट और जैक क्रॉली, जिनने बहुत कुछ सोचा कि भाई स्लो डाउन कर देते हैं मैच, और उनने वो स्लो डाउन करने में कामयाब भी हुए। 18 ओवर बचे थे दिन के खेल खत्म होने में जब इंडिया ऑल आउट हुआ था। 2 ओवर काट दो चेंज ओवर के, 16 ओवर हो सकते थे, बट सिर्फ 6 ओवर होते हैं, 10 ओवर गुम हो जाते हैं। तो आप सोचो 90 ओवर दिन के होने चाहिए, हुए हैं 80 ओवर। तो आप ये सोच लो 80 ओवर अगर इंडिया भी डालती है, अब तो सिर्फ 350 रन बचे हैं। तो आप वही सोचो, उनको कुछ नहीं करना, 4 के रन रेट से खेलना है, फिर भी 360 होते हैं। तो आप वही सोचो 320 होते हैं माफ़ कीजिएगा, तो 4.5 के रन रेट से खेला तो ये रन चेज अभी भी होता है। इंग्लैंड के फेवर में है मैच, इंडिया को अभी भी 10 के 10 विकेट लेने हैं। तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज हम खो चुके हैं, अब हमें पूरा विकेट के लिए जाना है। इंग्लैंड के पास ऑप्शन है वो ड्रॉ के लिए जा सकते हैं, जीतने के लिए जा सकते हैं, बट इंडिया के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जीतना जीतना जीतना। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और रविंद्र जडेजा को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा विथ शार्दुल ठाकुर। मैं एक और पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, भाई शार्दुल ठाकुर से 6 ही ओवर करवाने थे, दोनों पारी में सिर्फ 4 ही रन बनने थे, तो इससे अच्छा नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लेते जो बैटिंग में भी डेप्थ दे देते, और कुछ नहीं तो शार्दुल ठाकुर से तो ज़्यादा ही बॉलिंग कर जाते, इसका भी पूरी गारंटी थी। प्लस वो बैटिंग में तो ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस कर देते शार्दुल ठाकुर के कंपैरिजन में।
क्योंकि हमने देखा था बीजीटी में विराट कोहली का साथ देके विराट कोहली की सेंचुरी करवाई थी और खुद बाद में खुद भी शतक बना गए थे, तो वैसा कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए था। और आप आगे चलते हुए टेस्ट मैच में देखेंगे कि शार्दुल ठाकुर भी नहीं दिखेंगे आपको, प्रसिद्ध कृष्णा भी नहीं दिखेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह हर्षित राणा आ जाएंगे या फिर आकाशदीप आ जाएंगे, शार्दुल की जगह पे नीतीश कुमार रेड्डी दिखेंगे आपको आने वाले टेस्ट मैचेस में। उसका रीज़न क्या है, ये डाउनफॉल। पहली पारी में 430 पे 3 विकेट थे, 471 पे इंडिया ऑल आउट होती है, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था। और दूसरे इनिंग में क्या होता है, 333 पे 4 थे, 364 पे ऑल आउट हो जाना। तो ये दो डाउनफॉल जो हुआ, क्विक सक्सेशन में विकेट गिरा, यही नतीजा है कि टीम इंडिया को सेकंड टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 बदलनी पड़ेगी, 2 से 3 चेंजेस करने ही पड़ेंगे। भले टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए या इंडिया जीत जाए तो भी करने पड़ेंगे, क्योंकि एक छोटी गलती आप बहुत गंदी तरीके से टेस्ट मैच हार सकते हैं, जो कि टीम इंडिया यहाँ पे अवॉइड करेगी। क्योंकि पहला टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेला अभी तक टीम इंडिया ने। उसके बाद इंग्लैंड खुश थी क्योंकि उन्होंने ऑल आउट किया, और बेन डकेट ने बहुत टाइम पास किया भाई। इनको एक भी बॉल शरीर पे लग रही थी, लेट जा रहे थे, फिजियो को बुला रहे थे, जूता खोल ले रहे थे, स्टांस लेने में टाइम लगा रहे थे। जसप्रीत बुमराह गुस्सा हो गए थे कि भाई ये क्या टाइम पास हो रहा है। बट 6 ही ओवर का मैच होने दिया, 21 रन बन चुके हैं, 371 का टारगेट था, 21 रन बन चुके हैं, 350 रन अभी भी बाकी है। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं एक बार फाइनल टाइम स्कोर बोर्ड क्या हाल चल रहा है स्कोर बोर्ड पे। तो टीम इंडिया ने पहली इनिंग में बनाया 471, सेकंड इनिंग में बनाया 364, पहली इनिंग में इंग्लैंड ने बनाया 465, अभी खेल रहे हैं 21 रन पे, 6 ओवर का मैच हो चुका है। 90 ओवरों में 350 रन चाहिए, ये जो था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के साथ बताना था। और जो मैंने आप सभी के साथ एक पोल किया था, उसमें अगर मैं लाइव पोल बता दूं तो अभी भी 44% चांस है टीम इंडिया के जीतने के, क्योंकि 10 विकेट आखिरी दिन पे गिर सकते हैं, क्योंकि क्रैक्स खुल चुके हैं, जडेजा प्ले में आने वाले हैं। इंडिया उम्मीद करता कि शायद एक और स्पिनर होता तो इस क्रैक का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बशीर के पास कोई स्किल नहीं है, उनकी बॉल लंबी लंबी टर्न हो रही थी, तो जडेजा तो एक्सेप्शनल बॉलर है, तो उनकी भी होने वाली स्पिन टर्न होने वाला है, छोटा सा टर्न चाहिए विकेट गिराने के लिए। तो अभी भी 44% चांस है इंडिया के जीतने का, 29% चांस है कि इंग्लैंड ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएगा, और 27% चांस है इंग्लैंड यहाँ से मैच निकाल सकता है अपने बेसबॉल मोड से। आपको क्या लगता है कहाँ जा रहा है टेस्ट मैच, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मैंने आपको कोई भी सवाल मिस कर दिया तो उसके लिए पहले माफ़ी, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई पॉइंट कवर करूं और मेरे से मिस हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा, हम वो पॉइंट डेफिनेटली कवर करेंगे। तो कैसी लगी हाईलाइट्स, कैसा लगा मैच सेट लाइव, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।